हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज हम 19 मार्च के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन आराम से नोट कीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसलिए एंड तक सेशन में बने रहिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, तो आप कलेक्ट कीजिएगा एप्लीकेशन से। चेकआउट कीजिए। तब तक हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ और इससे आप नोट कीजिएगा। पीडीएफ ले लेना, आज आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी क्योंकि साहित्य अकादमी अवार्ड अनाउंस हुए हैं। तो देख लेते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी अवार्ड, अगर हम इनकी बात करें ना, तो नाम से समझ में आ जाएगा कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। अब ये जो अवार्ड है ना, 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। आगे हम इसकी बात करेंगे। हिंदी के लिए पूछा गया है क्वेश्चन में, तो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया ममता कालिया को। ममता कालिया उत्तर प्रदेश राज्य से आती है, हिंदी की बहुत ही फेमस साहित्यकार, इनको दिया गया साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी भाषा के लिए। डन हो जाता है, ठीक है। तो ये 2025 के लिए अवार्ड है जो कि 2026 में अभी अनाउंस किए गए। कितने लैंग्वेजेस में? तो 24 इंडियन लैंग्वेजेस में यह अवार्ड दिया जाता है हर साल। इस बार 24 लैंग्वेजेस में 8 कविताओं को, 4 नॉवेल या उपन्यास को, 6 कहानियों को, 2 निबंध को, 2 संस्मरण को, 1 ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा और 1 आलोचना को, है ना, क्रिटिक्स जिसे कहा जाता है, आलोचना की किताब को यह अवार्ड दिया गया। तो इन्हें भी याद रखिएगा, यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह भी पूछा जा सकता है। रिपीट कर देता हूं, 8 कविता, 4 उपन्यास, 6 कहानी, 2 निबंध, 2 संस्मरण, 1 आत्मकथा और 1 आलोचना की किताब। टोटल 24 अवार्ड हो गए हैं साहित्य अकादमी अवार्ड में। हिंदी लैंग्वेज के लिए अवार्ड किसको दिया गया? ममता कालिया को। इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में ममता कालिया की जो उपन्यास है उसका नाम है जीते जी इलाहाबाद, है ना। तो इसके लिए दिया गया ममता कालिया को अवार्ड, जीते जी इलाहाबाद। इंग्लिश लैंग्वेज में जो अवार्ड है वो नवतेज सरना को दिया गया। इनका उपन्यास है क्रिमसन स्प्रिंग, इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिया गया नवतेज सरना को यह अवार्ड। वैसे देखिए 24 लैंग्वेजेस से सारी लैंग्वेजेस नहीं पूछी जाती है, यहां पर मैंने आपको मेंशन कर दी है सारी, इसीलिए मैंने आपको बोला था पीडीएफ ले लेना, वहां से इनको एक बार पढ़ लेना। जो जो पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। उनको मैंने ब्लू कर दिया है जो कि एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी लैंग्वेज देखने को नहीं मिल सकती। इसलिए पीडीएफ ले लेना, एक बार इनको पढ़ लेना, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको मेन लैंग्वेजेस बता देता हूं, बाकी आप पीडीएफ में से पढ़ लीजिएगा। तो बंगाली भाषा के लिए जो दिया गया है अवार्ड, ये श्रेष्ठ कविता नाम की एक कविता है, इसके लिए दिया गया प्रसून बंदोपाध्याय को। इनके अलावा हिंदी भाषा के लिए एक संस्मरण है, उपन्यास नहीं है, ये संस्मरण है, जीते जी इलाहाबाद, इसके लिए अवार्ड दिया गया ममता कालिया को। आगे आइए। इसके बाद कश्मीरी लैंग्वेज की बात आती है। नजदा वने की पॉट अलाव एक कविता है, ये कश्मीरी लैंग्वेज की है। अली शेदा को अवार्ड दिया गया साहित्य अकादमी अवार्ड कश्मीरी भाषा में, ठीक है। अदर लैंग्वेजेस सारी मेंशन है। इसके अलावा आते हैं राजस्थानी, एक पूछी जाती है, भर खमा एक कहानियों का संग्रह है, इसके लिए अवार्ड दिया गया है जितेंद्र कुमार सोनी को। इनके अलावा संस्कृत की बात की जाती है तो प्रस्थान च्युस्तये ब्रह्म घोषः एक कविता है संस्कृत भाषा की, इसके लिए महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को दिया गया साहित्य अकादमी अवार्ड। तो ये अवार्ड अभी अनाउंस हुए हैं, 31 मार्च को समारोह में ये अवार्ड दिए जाने वाले, ठीक है। तो पढ़ लेना इनको एक बार। इसके अलावा उर्दू लैंग्वेज, सफर जारी है एक कविता है उर्दू की, प्रीपाल सिंह बेताब को साहित्य अकादमी अवार्ड उर्दू लैंग्वेज के लिए दिया गया। साहित्य अकादमी अवार्ड, इसकी शुरुआत 1955 में की गई थी, है ना। उपन्यास, कहानी संग्रह, कथाएं, निबंध, कविताएं, इनके लिए अलग अलग 24 लैंग्वेजेस में यह अवार्ड दिया जाता है। 24 लैंग्वेजेस में 22 लैंग्वेजेस तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में हमको देखने को मिलती है। 2 अलग जो लैंग्वेजेस हैं वो हैं इंग्लिश और राजस्थानी।
तो याद रखना 22 लैंग्वेजेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में है, और इंग्लिश और राजस्थानी इनके अलावा टोटल हो गई 24 लैंग्वेजेस। प्राइज मनी 1 लाख रुपए दी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत जो साहित्य अकादमी नाम की संस्था है वो इस अवार्ड को हर साल देती है। डन, तो पढ़ लेना एक बार पीडीएफ में से। आगे चलते हैं हम। इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड हाल ही में किस देश के सेंट्रल बैंक को दिया गया है? इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड हाल ही में एक जिस सेंट्रल बैंक को दिया गया ये है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। अवार्ड कौन देता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हम अवार्ड की बात करें तो अवार्ड सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा दिया जाता है हर साल। अब जो इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड है ना, एक्चुअल में ऐसे किसी सेंट्रल बैंक को दिया जा सकता है जिसने कोई इनिशिएट लिया हो जो बहुत ही ऑर्डिनरी हो, बहुत ही अलग हटके हो, और उनका जो इनिशिएटिव हो वो बैंकिंग सेक्टर में एक मतलब बोल सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान के रूप में आया हो। तो ऐसे किसी इनिशिएटिव के लिए किसी सेंट्रल बैंक को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा सकता है। देता कौन है? सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। अब ये 2026 के लिए भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया। बात आती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा क्या काम कर दिया, ऐसा क्या इनिशिएटिव ले लिया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डोमेन जारी किया है लास्ट ईयर, बैंक.in। ये एक डोमेन है बैंक.in जो आरबीआई ने शुरू किया है। आपको पता है आरबीआई के इस डोमेन का यूज बैंकिंग सिस्टम के लिए एक सुरक्षित और अलग इंटरनेट डोमेन अनिवार्य किया है। मतलब इंडिया पहला देश बन गया है जिसने बैंकिंग सिस्टम के लिए एक अलग और सुरक्षित इंटरनेट डोमेन अनिवार्य कर दिया है। इसमें क्या होगा, सारे जो बैंक है ना जो आरबीआई के तहत लाइसेंस्ड है, जो रजिस्टर है, वो वेबसाइट पर अपनी इसी डोमेन पर होगी। सभी जो लाइसेंस बैंक की वेबसाइट होगी वो इसी डोमेन पर होगी, जिससे क्या होगा, फेक वेबसाइट के जरिए होने वाले जो डिजिटल फ्रॉड होता है उसको रोका जा सकेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी लाइसेंस्ड बैंक है जिनको आरबीआई के द्वारा मान्यता है उन सभी की वेबसाइट एक पर्टिकुलर एक ही डोमेन से है, बैंक.in। तो हमको समझ में आ जाएगा जिस भी बैंक की वेबसाइट बैंक.in डोमेन से होगी वो आरबीआई का जो आरबीआई के तहत जो लाइसेंस्ड बैंक है वो वाला बैंक है, आरबीआई के तहत रजिस्टर है। तो क्लाइंट का बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन को और ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है, लोगों में भी बैंकिंग सेक्टर को लेकर सही तरीके की एक अप्रोच बनेगी, बैंकिंग सिस्टम के प्रति उनका भरोसा बढ़ाने में हमको मदद मिलेगी, और डिजिटल फ्रॉड जैसा कि मैंने आपको बताया इसे रोकने में मदद मिलेगी। काफी सारे बैंक है जो कि इस डोमेन पर शिफ्ट हो चुके हैं। 400 से ज्यादा बैंक अभी तक इस डोमेन पर शिफ्ट हो चुके हैं लास्ट ईयर 2025 से। तो जैसे अगर एसबीआई अब इस डोमेन पर आया तो www.sbi.bank.in इसका हो गया एक वेबसाइट का जो डोमेन नेम ये यूज कर रहा है, ये कौन सा है, बैंक.in का, क्योंकि एसबीआई जो है वो आरबीआई के तहत रजिस्टर्ड है। समझ में आ गया? तो एक सिक्योर इंटरनेट डोमेन शुरू किया है आरबीआई ने ताकि बैंकिंग फ्रॉड को रोका जा सके, ऑनलाइन बैंकिंग को और ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। तो इसीलिए आरबीआई को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है। स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में स्थापित हुआ था आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, और एक कमेटी की रिकमेंडेशन पर यह बनाया गया था, हिल्टन यंग आयोग। इसकी रिकमेंडेशन पर ही आरबीआई एक्ट लाया गया 1935 में, और 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई अस्तित्व में आया। आगे चलकर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे 1935 में। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, आरबीआई के 26वें गवर्नर। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आरबीआई काम करता है। कुसुनपुर गांव जो कि खबरों में है, किस राज्य का पहला स्मार्ट विलेज बनने जा रहा है? कुसुनपुर गांव, ये जो विलेज है ना, ये हमको देखने को मिलता है भारत के ओडिशा में। ये ओडिशा का पहला स्मार्ट विलेज बनने वाला है कुसुनपुर गांव। एक्चुअल में कुसुनपुर गांव जो कि
ओडिशा राज्य में ना ये तटीय क्षेत्र में देखने को मिलता है, छोटा गांव है, तो इस पर इसे और ज्यादा स्मार्ट विलेज के रूप में डेवलप किया जा सकता है। तो अब इस पर गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। जो एक प्रोजेक्ट है प्राइम मिनिस्टर का विकसित भारत 2047, इसका ही एक हिस्सा है। इसके तहत आपको पता है भारत में जो विलेजेस है उनको स्मार्ट विलेजेस के रूप में डेवलप किया जा रहा है। अब यहां पर एक वर्ड आता है कि स्मार्ट विलेजेस क्या है। देखो, टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है, इक्विपमेंट का यूज करके किसी गांव में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा डेवलप किया जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत किसी गांव को डेवलप किया जाए, ये उद्देश्य है स्मार्ट विलेज का। तो जो विलेज है कुसुनपुर, यहां पर 130 परिवार रहते हैं और पॉपुलेशन करीब 700, मतलब एक छोटा सा गांव है। तो इसे डेवलप किया जाएगा ओडिशा में, और ये ओडिशा का पहला स्मार्ट विलेज बनने वाला है। अब ये जो स्मार्ट बनाने का जो इनिशिएटिव है ना, ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने शुरू की है, जो कि भारत में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्य करता है। विलेज का नाम है कुसुनपुर विलेज। ओके, उद्देश्य समझ में आ गया। रूरल एरिया में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक सॉल्यूशन पहुंचाकर उन्हें डेवलप करना, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मतलब एक सतत विकास करना गांवों का, स्मार्ट विलेज बनाना। और अगर ऑफिशियली देखें तो सारी टेक्नोलॉजी वहां पर हो, हेल्थ से रिलेटेड या फिर एजुकेशन से रिलेटेड, और किसी भी गांव को डेवलप किया जाए। तो यही है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का यूज करके किसी भी गांव में डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना, ये होता है स्मार्ट विलेज। तो इसमें शामिल क्या है? डिजिटल और साइंटिफिक सॉल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा गांव जहां पर टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो और ज्यादा इजी हो जाए, तो ऐसे गांव क्या है? स्मार्ट विलेज। यहां पर हम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी ने ओडिशा के गांव में इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। तो ये जो संस्था है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही कार्य करती है, और साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश में ग्रोथ आगे बढ़ाना, देश को डेवलप करना इस संस्था का मुख्य कार्य है। इसकी स्थापना 1942 में आजादी के पहले हो गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर देखने को मिलता है वो नई दिल्ली में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया CSIR, इसको याद रखिएगा। स्थापना और हेडक्वार्टर इसका एग्जाम में पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी 1000 करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यूज यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इंडिया की किसी भी एग्जाम में, चाहे किसी स्टेट की एग्जाम हो, सेंट्रल की कोई एग्जाम हो, करंट अफेयर के आपको पता है 1.5 साल से 2 साल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके जो 1000 करंट अफेयर के एमसीक्यूज है, यहां पर आपको 2025 का पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा, और साथ ही साथ 2026 के मार्च मंथ तक के सभी क्वेश्चन अभी तक के आपको मिल जाएंगे। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। किसी भी एग्जाम में आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे, आपको एमसीक्यू मिल जाएगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन भी क्वेश्चन के साथ ही दिया गया है। तो ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए आपको मिल जाएगा, बायलिंगुअल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी हर्डल है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए 1000 करंट अफेयर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। आइए आगे चलेंगे, तब तक हम सुप्रीम कोर्ट ने किस कानून के सेक्शन 60 के सब क्लॉज 4 के तहत दत्तक माताओं के मातृत्व अवकाश से जुड़े प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया है? सर समझ ही नहीं आया, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, वापस देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस कानून के सेक्शन 60 के सब क्लॉज 4 के तहत दत्तक माताओं के मातृत्व अवकाश से जुड़े प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया है? तो इस एक्ट को हम देख लेते हैं कि एक्ट कौन सा, पहला आंसर ले लेते हैं, फिर समझते हैं मुद्दा क्या है। तो ये एक्ट है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। आपको पता है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 का जो सेक्शन 60 का सब क्लॉज 4 है ना, वो ये कहता है कि अगर कोई माता बच्चा गोद ले लेती है तो उन्हें मैटरनिटी लीव तभी दी जाएगी जब बच्चा 3 महीने से छोटा हो, कम उम्र का हो, तो फिर जो एडॉप्टिव मदर है उनको मैटरनिटी लीव दी जाएगी। यह कहता है सेक्शन 60 का सब क्लॉज 4 कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो प्रावधान है ना सेक्शन 60 के सब क्लॉज 4 का, ये असंवैधानिक है। एक्चुअल में ये संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 की जो मूल भावना है ना, इसको वायलेट करता है। आर्टिकल 14 इक्विलिटी की बात करता है, समता के अधिकार की बात करता है, राइट टू इक्विलिटी की बात करता है।
अगर सब इक्वल है तो अगर कोई माता 2 साल के बच्चे को गोद ले रही है तो फिर उसको मैटरनिटी लीव क्यों नहीं दी जा रही, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 60 का सब क्लॉज 4 जो है वो असंवैधानिक है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब एडॉप्टिव मदर को बच्चे की उम्र चाहे जो भी हो, मतलब बच्चा कितनी भी उम्र का हो, अगर वो बच्चे को गोद लेती है ना तो भी उस माता को मैटरनिटी लीव दी जाएगी, क्योंकि उसे असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है कि मदरहुड जो है ना सिर्फ बायोलॉजिकल बर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना। क्योंकि देखिए अगर कोई बच्चा आया है घर में, चाहे उसको गोद लिया है वो 4 साल का भी हो, लेकिन फैमिली में घुलने मिलने के लिए माता को तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ना। अब पता चल रहा है कि गोद लेके वो बच्चा घर आ गया और अगले दिन ही जो मदर है वो काम पे या जॉब पे है, वर्क पे, तो भाई एज से तो फिर वो जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी, है ना, क्योंकि वो एडॉप्टेड है पहले ही। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो एडॉप्शन है उसमें भी सेम केयर, बॉन्डिंग और जिम्मेदारी की जरूरत पड़ती है। और 3 महीने की लिमिट जो है ना वो इक्विलिटी को हार्म करती है, मतलब जो आर्टिकल 14 है उसको वायलेट करती है, इक्विलिटी को वायलेट करती है। सब सेम है अगर देश में तो फिर इक्वल राइट दिए जाए ना सबको। अगर किसी ने बच्चा 6 महीने का गोद लिया तो फिर उसको मैटरनिटी लीव क्यों नहीं दी जा रही, तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो आर्टिकल 14 यहां पर आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी इसका भी वॉयलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऐसा कहा है। तो समझ में आ गया। सिटी यूनियन बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सिटी यूनियन बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रविंद्र जडेजा को। किसे बनाया है? रविंद्र जडेजा को। ओके, तो सिटी यूनियन बैंक प्राइवेट बैंक है, आप सभी को पता ही है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इसने अपना जो हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं रविंद्र जडेजा, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और सिटी यूनियन बैंक और रविंद्र जडेजा का ये बॉन्ड है ये 2 साल का। सिटी यूनियन बैंक भारत के सबसे पुराने प्राइवेट बैंक में गिना जाता है। 1904 में इसकी स्थापना की गई थी, और कुंभकोणम तमिलनाडु में सिटी यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। रिसेंटली कल भी मैंने आपको बताया था काफी सारे जो ब्रांड एम्बेसडर अलग अलग बने हैं, उनके बारे में मैंने आपको एक लिस्ट दे दी थी, यहां पर एक बार फिर से मेंशन कर दिया है मैंने। और जो लेटेस्ट कल का क्वेश्चन था जसप्रीत बुमराह से था, है ना, ये यूनिक्लो जो कि एक क्लोथिंग ब्रांड है जापान का, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इंडिया में जसप्रीत बुमराह। और फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो परपेक्सिलिटी एआई को प्रमोट करते हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर है। शेफाली वर्मा हरियाणा स्टेट कमीशन जो फॉर वीमेन है उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। रोहित शर्मा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर थे। अचंत शरद कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, 28th एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर थे। सानिया मिर्जा, एलन सोलिकी और सचिन तेंदुलकर यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में हैं। ये तो रिसेंटली 1 महीने पहले ही बने हैं, ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा। वैसे कल मैंने आपको पढ़ा दिया था, यहां पर मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। आगे चले, थोड़ा ये वायरिंग प्रॉब्लम दे रही है, खिंचा रही है, 1 सेकंड रुकिएगा। आगे आते हैं हम, चलिए। इंडियन चाइमी फिल्म ने बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल में जीता है। वापस पढ़ना पड़ेगा, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, यहां पर कोमा आना चाहिए था, ठीक है। तो इंडिया चाइमी फिल्म ने बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल में जीता है। इसके डायरेक्टर कौन है? तो एक शॉर्ट मूवी है जिसका नाम है चाइमी, एक इंडियन शॉर्ट मूवी है, पूर्वोत्तर भारत की पृष्ठभूमि पर यह बनी हुई है। तो इस शॉर्ट मूवी ने बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीता है। कहां पर? न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल में, जो कि न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। इस मूवी के डायरेक्टर अगर हम देखें तो डॉक्टर पार्थ सारथी महंत, इस मूवी के डायरेक्टर। तो डॉक्टर पार्थ सारथी महंत की बात करते हैं तो ये असम पुलिस में आईजीपी है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर के पद पर है। इन्होंने एक एनिमेटेड शॉर्ट मूवी डायरेक्ट की है, और इस एनिमेटेड शॉर्ट मूवी का नाम है चाइमी। इस मूवी को न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। एक ऐसी कहानी है जो कि पूर्वोत्तर भारत में स्पेशली जो असम है
वहां के लोकल कल्चर को बताती है, वहां पर जो ह्यूमन इमोशन है उसको दर्शाते हुए एक कहानी को बिल्ड किया गया है। एक एनिमेटेड शॉर्ट मूवी बनाई गई है, इसका नाम पूर्वोत्तर की ही पृष्ठभूमि पर है और मूवी का नाम है चाइमी, है ना। तो न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल में इसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। और इस मूवी के डायरेक्टर कौन, मतलब अवार्ड किसने जीता है, डॉक्टर पार्थ सारथी महंत ने। इजी। न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाने वाला एक फेस्टिवल है जो कि भारत में पूरे वर्ल्ड में एनिमेशन, शॉर्ट टेलिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए हर साल अवार्ड देता है अलग अलग कैटेगरी में। तो वैसे अलग अलग कैटेगरी और वर्ल्ड की काफी सारी मूवीज यहां पर अलग अलग कैटेगरी में जीतती है, लेकिन हम तो उसकी बात करेंगे जो इंडियन मूवी है, क्योंकि वर्ल्ड में न जाने कितने ऐसे अवार्ड फंक्शन होते हैं और न जाने कितनी मूवीज अवार्ड जीतती है, लेकिन हमारी इंडियन मूवी है तो हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो इंडियन मूवी जिसने अवार्ड जीता ये चाइमी है। इसके डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। डायरेक्टर है डॉक्टर पार्थ सारथी महंत। तो क्लियर हो जाता है, दुनिया भर के फिल्म मेकर अपने एनिमेटेड शॉर्ट फिल्मों को यहां पर प्रस्तुत करते न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल में और उनको अवार्ड दिए जाते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। गोधाम योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? गोधाम योजना, इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को। छत्तीसगढ़ सरकार ने, जो छत्तीसगढ़ के सीएम है विष्णुदेव साई, इन्होंने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से गोधाम स्कीम को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य जानते हैं क्या है? राज्य में जो आवारा पशु घूमते हैं सड़कों पर, स्पेशली जो गाय और बैल हैं, उनके संरक्षण के लिए इस योजना को लाया गया है। तो स्कीम का मुख्य उद्देश्य बेसहारा और आवारा पशुओं को एक आश्रय देना, उनको एक शेल्टर देना, गायों का संरक्षण करना और इसके माध्यम से रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देना। क्योंकि जब गोधाम स्कीम को शुरू किया जा रहा है तो इसके तहत जो शेल्टर बनाए जाएंगे उनमें काम करने वाले जो वर्कर्स रखे जाएंगे उनको गवर्नमेंट पे करेगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों से ही भर्ती किए जाएंगे। इससे रूरल इकोनॉमी को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी और बेरोजगारी को कम करने में भी मदद मिलेगी। तो वैसे गोधाम स्कीम का जो एक्चुअल मोटिव है वो ये है कि राज्य में जो बेसहारा और आवारा पशु घूमते सड़कों पर, उनको शेल्टर देना, उनको आश्रय प्रदान करना, और इसके लिए उनके लिए पशुओं के लिए चारा पानी इनकी व्यवस्था की जाएगी, इलाज मिलेगा और इसके लिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग देकर ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि जो भी पशु हैं उनसे जो वेस्ट निकलेगा उससे ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे की जा सकती है इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा, तो लोगों को ट्रेन किया जाएगा। साथ ही साथ राज्य में जो गोधाम है अब इनको सुरभि गोधाम के नाम से जाना जाएगा। ऐसे जो शेल्टर चल रहे हैं उनको सुरभि गोधाम के रूप में नया नाम दिया गया है। फर्स्ट फेज में 11 जिलों में इसको लागू किया जा रहा है। 29 गोधाम का इनोग्रेशन किया गया है। चरवाहे जो हैं उनको 10,916 रुपए का हर मंथ पे आउट किया जाएगा और जो गो सेवक है उनको 13,126 रुपए पर मंथ गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। तो इस तरीके से जो रूरल इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने में भी मदद मिलेगी। तो गोधाम स्कीम को लॉन्च करने का श्रेय किस राज्य सरकार को दिया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को दिया जाता है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर स्टेट बना था। रायपुर इसकी कैपिटल है और हाईकोर्ट यहां पर बिलासपुर में देखने को मिलता है। विष्णुदेव साई सीएम के पद पर हैं। गवर्नर रमन डेका हैं वर्तमान में। लोकसभा की सीटें हैं 11, राज्यसभा की सीटें हैं 5 और छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटें हैं 90। ठीक है, आगे चलिए। भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का आयोजन कहां किया जा रहा है? भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का आयोजन किया जा रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। यहां पर देखिए ये जो फेस्टिवल है या ट्राइब से संबंधित ये जो मेला या फेयर का आयोजन किया जा रहा है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। ये 18 मार्च को शुरू हुआ है और 30 मार्च तक इसका आयोजन किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और ट्रिव्ड एक संस्था, आगे हम बात करेंगे, ये मिलकर इस उत्सव का या सम्मेलन का आयोजन कर रही है। फेस्ट का इनॉग्रेशन यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर जुआल ओराम, जिनका नाम है जुआल ओराम, इन्होंने किया है।
उद्देश्य क्या है इस फेस्ट को आयोजित किए जाने का? तो ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करना, उनके आर्ट को प्रमोट करना, उनका जो व्यंजन है, क्यूजिन जिसे कहा जाता है, ट्राइबल व्यंजन को प्रमोट करना, ट्राइबल लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना और उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको बूस्ट करना। इस उद्देश्य से भारत ट्राइब्स फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। यहां पर 200 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए और 310 से ज्यादा जो ट्राइबल क्षेत्र से आए हुए जो ट्राइब्स कारीगर हैं उनको यहां पर उनकी कला का प्रदर्शन दिखाने का मौका दिया जा रहा है, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो व्यंजन हो, क्यूजिन हो। तो इस तरीके से अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं और इनको प्रमोट किया जा रहा है ताकि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर ये अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाए। ट्राइबल्स जो कारीगर हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों के, वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके, इसीलिए भारत ट्राइब्स फेस्ट का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। आयोजन करवाने वाली संस्था ट्रिफ्ड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत ही ये काम करती है। इसका काम ही है कि जो ट्राइबल प्रोडक्ट है उनको प्रमोट किया जाए ताकि ट्राइबल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिले। 1987 में यह संस्था स्थापित हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। नौरोज किस धर्म के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो नौरोज फेस्टिवल मनाया जाता है, किस धर्म का फेस्टिवल है ये क्वेश्चन है हमारा। तो पारसी धर्म का फेस्टिवल है नौरोज, जिसे कहा जाता है जोरोस्ट्रियन धर्म या फिर पारसी धर्म। आपको पता है आज जो हम ईरान देखते हैं ना, एक्चुअल में वो पहले फारस के नाम से जाना जाता था और वहां पर रहने वाले जो लोग थे वो पारसी कहलाते थे। तो वहीं के लोगों के द्वारा नौरोज को न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो पारसी धर्म या फारसी धर्म, फारस से आया है और फिर वो हो गया पारसी धर्म। तो पारसी धर्म के लोगों के द्वारा न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है नौरोज त्योहार। ठीक है, 2026 में ये 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्रकृति प्रेम से संबंधित एक उत्सव है और ईरानी कैलेंडर के पहले महीने में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, पहले महीने का पहला दिन। अगर हम हमारे कैलेंडर, जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो हम यूज करते हैं इंग्लिश कैलेंडर, उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये मार्च मंथ में आता है। तो इस बार ये 20 मार्च को मनाया जा रहा है। इतिहास में अगर आपने नवरोज त्योहार के बारे में कभी पढ़ा होगा तो या तो गयासुद्दीन बलबन उसके समय पढ़ा होगा या फिर औरंगजेब के समय में आपने नौरोज त्योहार इतिहास में पढ़ा होगा। क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जो शासक था ना बलबन, गयासुद्दीन बलबन, इसने भारत में नौरोज त्योहार की परंपरा शुरू की थी और आगे चलकर औरंगजेब ने नौरोज त्योहार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो आपने इतिहास में ये 2 जगह पर नौरोज त्योहार को पढ़ा होगा। पारसी धर्म के द्वारा इसे मनाया जाता है। पूर्व ईरान जो है फारस कहलाता था, उससे जुड़ी हुई यह प्रथा है। और जो पारसी धर्म है ये 3500 ईस्वी पूर्व में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है ऑलमोस्ट। तो 3000 वर्ष से तो यह फेस्टिवल ही मनाया जा रहा है, नौरोज त्योहार। ठीक है, तो जोरोस्ट्रियन या फिर पारसी धर्म से ये जुड़ा हुआ है। आगे आ जाएं। अदर न्यू ईयर के रूप में मनाए जाने वाले अलग अलग जगह पर, तो एक बैसाखी पंजाब में न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है, फसल कटाई सिख न्यू ईयर के रूप में। एक उगादी, यह भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना की बेल्ट में हिंदू लुनार न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। एक गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मराठी न्यू ईयर है। एक विशु केरला में मलयालम न्यू ईयर। पोइला बैसाख वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, बंगाली न्यू ईयर। बैसाखी को पोइला बैसाख के नाम से जाना जाता है। एक पुथांडु है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिल न्यू ईयर के रूप में। तो ये अलग अलग राज्यों में न्यू ईयर के अलग अलग नाम है। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये न्यू ईयर मनाए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस, ये डे हर साल मनाया जाता है इंडिया में 18 मार्च को। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस जो है ना, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो इंडियन डिफेंस में रोल है ना, इसको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। हालांकि जो डेट है ना 18 मार्च, वो 18 मार्च 1801 की एक घटना से आई है, क्योंकि 18 मार्च 1801 में इंडिया की पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित हुई थी कोलकाता के कोसीपुर में। तो ये इंडिया की पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों ने स्थापित की थी।
तो क्योंकि 18 मार्च 1801 में स्थापित हुई थी, इसलिए 18 मार्च का दिन चुना गया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे के लिए। पर ये जिसके सम्मान में मनाया जाता है वो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ये भारत में ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्रीज है ना, उनको मैनेज करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। जितनी भी हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ना, आयुध केंद्र जो है, हमारे जो हथियार बनाते, असला बारूद बनाते, उन केंद्रों को रेगुलेट करता है या फिर उनको मैनेज करता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो इसका जो क्रिटिकल रोल है इंडियन डिफेंस में, इसको बताने के लिए 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। सिंपल। इंडिया में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं वर्तमान में, जो कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है और सेना के लिए हथियार और आयुध का निर्माण करती है। इजी। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ये 1979 में बनाया गया था। 1979 में ये अस्तित्व में आया था और भारत में जो डिफेंस प्रोडक्शन है उनको मैनेज करना, जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इनको मैनेज करने का काम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को ही दिया गया है। तो यहां पर 19 मार्च के हमारे सभी करंट अफेयर क्लियर हो जाते। लास्ट डे के करंट अफेयर को हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाएगा आर वेरामुथु को। ठीक है, 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड। चापचारकूट फेस्टिवल किस भारतीय राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये मिजोरम में मिजो कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। वैश्विक परिधान ब्रांड, अभी हमने बात की, यूनिक्लो का ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में कौन बनाए गए? तो ये बनाए गए जसप्रीत बुमराह। लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया, ये किस राज्य में? तो ये है भारत के असम राज्य में। कर्नाटका संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला संगीता कलानिधि अवार्ड ये दिया गया जयंती कोमरेश को। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, जो ग्वाम आइलैंड है, यहां पर किया जा रहा है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। ठीक है। भारत में कौन सी खनन कंपनी एक ही फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 50 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादित करने वाली पहली कंपनी बनी है? तो यह है एनएमडीसी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मेघामलाई टाइगर वन्यजीव अभ्यारण्य में सर्वेक्षण के दौरान 9 नई प्रजातियों को खोजा गया। ये वन्यजीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो मेघामलाई देखने को मिलती है भारत के तमिलनाडु राज्य में। भारत में ज्ञान भारत मिशन के तहत पांडुलिपि विरासत के लिए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया गया। ज्ञान भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो यह 2025 में ही शुरू किया गया है। आगे आते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 पारित किया। यह विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से सबसे अधिक संबंधित है? तो यह है आर्टिकल 25। तो ये हो गए हमारे सारे कल के क्वेश्चन रिवाइज। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है वो संविधान के आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 6 और 16 के सब क्लॉज 6 में देखने को मिलता है। एक में एजुकेशन सेक्टर में आरक्षण दिया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, और 16(6) में गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण दिया गया है वीकर सेक्शन को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि SC ST और OBC के अलावा जो है, मतलब जनरल के। कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये गंगा रिवर की सहायक नदी है। बिहार की शौक कहा जाता है कोसी रिवर को। तो ये हमारे क्वेश्चन के आंसर हो गए। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, वर्ष 2004 में भारत की पहली शास्त्रीय भाषा किसे घोषित किया गया था? भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध किस संगीत घराने से है? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? तीनों क्वेश्चन के कमेंट में आंसर कीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।